जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने डायमंड सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और पॉलिटिकल साइंस के वो क्वेश्चन जो कि राष्ट्रपति और बाकी सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित क्वेश्चन है वो आज अपन करेंगे। अपन इसी क्रम में पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, आपको पता है जब जो अपन राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति अपना जो पद त्याग पत्र देता है वो किसको देता है? वो जो त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? मुख्य न्यायाधीश दे रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो अपना राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? वो देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़े, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है गाइस अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेखित है और महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों ही सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा पढ़िए, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद पर तब तक धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि जब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर लेता और जब तक उसका नया उत्तराधिकारी यानी कि राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव नहीं हो जाता, तब तक जो पहले वाला राष्ट्रपति है वो पद पर बना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? वो है ऑप्शन नंबर पहला। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है वो किसको करता है? उपराष्ट्रपति को करता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के डैश 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 उपराष्ट्रपति हैं। अभी आपको पता है गाइस, जब भी 2022 के अंतिम में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसके अंतर्गत जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अलवा को हराया था। ठीक है, तो पूछ रहे हैं भाई राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति बने वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? पहले तो बता दो गाइस, जो जगदीप धनखड़ है वो राजस्थान के कहां के रहने वाले हैं? ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। और ये भी वर्तमान में कौन से उपराष्ट्रपति बने? 14वें उपराष्ट्रपति बने। किसको हराकर बने गाइस? मार्गरेट अलवा को। अब और आपको पता होगा गाइस, जो मार्गरेट अलवा है वो राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला भी 13, 12वां, 15वां और 14वां, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन से? 14वें उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश की प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? और ये क्वेश्चन किस में आया भाई? सीईटी स्नातक परीक्षा में आया। कब हुई थी ये परीक्षा? 8 जनवरी को हुई थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सितंबर में किस देश की प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया था। और मैं आपको बता दूं स्पेशली गाइस, जो दौरा हुआ था वो प्रधानमंत्री जयपुर भी आई थी और जयपुर के बाद अजमेर में अपने ख्वाजा साहब की दरगाह भी विजिट किया था। ठीक है, वो कौन सी प्रधानमंत्री थी? वो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की शेख हसीना। शेख हसीना। तो ऑप्शन है भाई पहला नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। कौन सा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? ठीक है, सबसे पहले तो अपन देखते हैं भाई क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख किसमें है? क्षेत्रीय परिषद का जो उल्लेख है वो किसमें भाई? अंतर्राज्यीय परिषद में है। और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किसमें है भाई? अनुच्छेद 263 में है। और ये जो परिषद है किसके अनुशंसा के आधार पर लगाया गया था? वो था सरकारी आयोग। और सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983।
ठीक है, तो क्वेश्चन अपन वापस पढ़ते हैं भाई, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता? तो क्षेत्रीय परिषद किसका भाग है? अंतर्राज्यीय परिषद। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो क्षेत्रीय परिषद है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रधानमंत्री, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, और ऑप्शन नंबर 4 है क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद में गाइस कौन कौन शामिल होता है? सबसे पहले जो इसका अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। वर्तमान में अपने केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, और बाकी कौन इसमें भाग लेता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो भाग लेते हैं, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं है उनके प्रशासक भाग में लेते हैं। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री भाग नहीं लेता, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? ठीक है, क्वेश्चन का अर्थ यह है गाइस कि भाई जो भी मंत्री परिषद निर्णय लेता है, ठीक है, उन निर्णय को बताने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को किसकी है? वो है भाई प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या है कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य एक कड़ी की भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है? अनुच्छेद 78 में। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य भी है, शासन संबंधी जो भी नियम लिए गए वो उससे राष्ट्रपति को अवगत कराना। ऑप्शन नंबर पहला है अनुच्छेद 75, 77, 78 और 74। अनुच्छेद 78 है वो अपना सही हो जाएगा। आपको पता है अनुच्छेद 74 और 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो अपने ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में संविधान की नई अनुसूची में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 अंतर स्थापित किया गया? ऑप्शन पहला भाई गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन नंबर सेकंड है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है मोरारजी देसाई, और ऑप्शन नंबर 4 है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो अपन को ये क्वेश्चन पूछा गया भाई संविधान में जो एक नई अनुसूची है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय लाई गई थी? तो वो लाई गई थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको पता होगा गाइस जो पीवी नरसिम्हा राव है जब 1991 में अपने एलपीजी नीति आई थी वो इन्हीं के काल में आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो किस कार्यकाल में आई थी? इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी भी कहता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको पता होगा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, भारत में विधिक सेवा दिवस यानी कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी, 10 अगस्त, 9 नवंबर और 10 दिसंबर। तो 9 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? ठीक है, जब भी भारत सरकार या राज्य के बीच में या किन्हीं दो राज्यों के मध्य विवाद पैदा होता है तो उनका जो निपटारा करता है वो कौन करता है गाइस? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय करता है। और इनका ये कौन सा अधिकार है? वो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मूल अथवा प्रारंभिक अधिकार, मूल अथवा प्रारंभिक अधिकार। और मूल अथवा प्रारंभिक अधिकार का जो उल्लेख है संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख है गाइस? अनुच्छेद 131। ठीक है, तो क्वेश्चन है दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? मौलिक यानी कि मूल अधिकार, अपील या सलाहकारी और रीट याचिका। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। कौन सा? मूल अथवा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है गाइस? अनुच्छेद 131 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका किस वाद में प्रतिपादित किया? ठीक है, इसके पूछा है गाइस जो बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा यानी मूल ढांचा का जो प्रावधान है वो किसके वाद में किया गया? ऑप्शन नंबर पहला है ए के गोपालन, दूसरा है केशवानंद भारती, तीसरा है एस आर बोमई और चौथा है गोलकनाथ। आपको पता है गाइस जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद हुआ था, इसमें ही मूल स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक ढांचा, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। इसके तहत संविधान के वे अनुच्छेद जो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है उनमें संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती।
मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ भी इसी में बैठाई गई थी, और इसमें जो सीजीआई थे अपने भारत के, वो कौन थे? एसएम सीकरी थे। तो क्वेश्चन है, मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत न्यायपालिका किस वाद में प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कब हुआ था? 1973 में हुआ था, और मूल ढांचा का इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, पूर्व में जब एक वाद आया था वीरूबारी वाद, जब पूछा गया था भाई संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है अथवा नहीं है, तो उस वाद में निर्णय दिया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है भाई किस वाद में यह दिया गया था। ऑप्शन नंबर पहला है वीरूबारी संघ मामला, दूसरा है केशवानंद भारती मामला, तीसरा है मिनर्वा मिल्स मामला, और चौथा है एसआर बोमई मामला। ठीक है, तो अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कब? वीरूबारी संघ मामला। और ये कब हुआ था गाइस? 1951 में। ठीक है, केशवानंद भारती मामला कब हुआ था? 1973 में। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रतिपादन मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, इसमें करवाया था। मिनरल मिल्स का मामला हुआ था 1980 में। ठीक है, और एसआर बोमई जो मामला हुआ था वो हुआ था गाइस 1981 या 82 में। ठीक है, तो एसआर बोमई का जो मामला है वो किससे संबंधित है गाइस? पंथ निरपेक्षता से संबंधित है। तो फिलहाल अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? वीरूबारी संघ मामला, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यह है भाई राष्ट्रपति कभी भी सुप्रीम कोर्ट से एक परामर्श मांग सकता है। वह परामर्श कौन से अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। यद्यपि जो ये परामर्श है वो बाध्यकारी नहीं रहेगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देगी वो राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने को बाध्य नहीं है। लेकिन संविधान के पूर्व जो नीतियां लागू की गई थी उसमें अगर राष्ट्रपति परामर्श माने तो उसमें परामर्श देने को बाध्य है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 143। और ये प्रावधान अपन ने कहां से लिया भाई? कनाडा से लिया है। ऑप्शन है पहला 143, 147, 140, 145। 143 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षता संबंधित है? आपको पता है जब अपन कोई भी रीट लगाते हैं तो जो इसका जो सर्वोच्च माध्यम होता है कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो यही पूछा है भाई कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्षता संबंधित है? तो पहला ऑप्शन देखिए, केवल संवैधानिक मुकदमे में की गई अपील है। ऑप्शन नंबर सेकंड है संघ और राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय। ऑप्शन नंबर 3 है राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय। और ऑप्शन नंबर 4 है दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मुकदमों की अपील है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा गाइस। क्यों? क्योंकि दीवानी मामले चाहे आपराधिक मामले हो चाहे संवैधानिक मामले हो, सभी में रीट लगाने का जो अधिकार है वो कहां गया है? सुप्रीम अधिकार है वो जो अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। वही दीवानी मामले में आपको पता है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित आता है और वो अनुच्छेद 132 में उल्लेखित है। ठीक है, आपराधिक मामले की बात की जाए अनुच्छेद 134 में उल्लेखित है, और संवैधानिक मुकदमों की बात की जाए तो अनुच्छेद 132 में उल्लेखित है। 133 और 134 में दीवानी और फौजदारी मामले उल्लेखित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बाकी 3 तो सुमेलित है, बाकी एक सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है अपन देखते हैं अभी गाइस। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124। देखते हैं एक मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127। बिल्कुल सही बात है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? अनुच्छेद 127 के तहत की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति का प्रावधान आपने फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है गाइस? फ्रांस से लिया है। और इससे तात्पर्य क्या है गाइस? किसी भी अगर सुनवाई में न्यायाधीशों की संख्या अगर कम पड़ रही है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेके कुछ हाईकोर्ट के न्यायाधीश को सभा में इन्वाइट कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129। सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है, ना कि अनुच्छेद 124 के तहत।
ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सीजेआई उपस्थित ना हो तो राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यह प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 126 में है, ना कि 124 में। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी तीनों बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है। अपन को यहाँ पे देखना भी कौन सा बयान सही है। और ये क्वेश्चन आया भाई सेकंड ग्रेड में जो जीके का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ऑप्शन पहला है, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 21 आपको पता है जीवन जीने का अधिकार है। और आगे वाली बात बिल्कुल सही है कि जो आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट को 10 न्यायाधीश पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। ये बात बिल्कुल गलत है गाइस, क्योंकि इसमें जो 10 न्यायाधीश नहीं थे, इसमें 10 से एक ज्यादा था, यानी कि 11 न्यायाधीश में शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेयार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो उस खंडपीठ की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, JS खेयार कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 14 देखिए, सरकार ने यह तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो अपन को देखना भाई कि सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा। तो अपने A, C और D यानी सही हो जाएगा, यानी बी गलत हो जाएगा। तो जिसमें भी बी है वो गलत हो जाएगा, बी है गलत हो जाएगा, बी है गलत हो जाएगा, बी है गलत हो जाएगा। तो अपने पास एक ऑप्शन बनता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कौन सा, A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। यानी कि आपको पता है 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई थी वो किस समिति की सिफारिश पर दी गई थी। ऑप्शन नंबर पहला है PK थुंगन समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और सादिक अली समिति। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले जो समिति आई थी वो कौन सी आई थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 1958 में आई थी। ठीक है, फिर बाद में सादिक अली समिति आई थी, फिर आई थी अशोक मेहता समिति, और सबसे बाद में आई थी जो PK थुंगन समिति आएगी। और वो भी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। कब की गई थी गाइस, 73 और 74 संविधान संशोधन कब किया गया था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीप संबंधित है। अभी एक जागरूकता अभियान चलाया गया था, उसमें स्वीप नामक संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तीसरा ऑप्शन है शहरी स्वच्छता कार्यक्रम। या चौथा ऑप्शन है भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। तो मैं आपको बता दूंगा जो स्वीप एक जागरूकता अभियान चलाया गया था वो किसके लिए चलाया गया था, मतदान से जागरूकता करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतदान जागरूकता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि 73वां 74 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत और नगर पालिका को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कौन से भाग में जोड़ा गया था, भाग 9 में। तो किसको जोड़ा था गाइस, पंचायतों को। और भाग 9 में किसको जोड़ा गया था गाइस, नगर पालिका को। इसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक है, 243 ए से लेके 243 ओ तक है। और इसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है। ठीक है, तब आप समझ ही गए होंगे कि शहरी स्थानीय स्वशासन को किसमें वर्णित है, भाग 9 में है। और कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक है। ठीक है, ऑप्शन पहला 8, 9 का, 11 और 10 का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, कौन सा, 9A। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब आपको पता है गाइस अपने जो भारत है उसमें कुल 28 राज्य है, उसमें केवल विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में। अपने राजस्थान में केवल विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव से। ठीक है, अपना जो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ये क्या प्रत्यक्ष माध्यम से होता है, नहीं होता है। वैसे जो विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव माध्यम से होता है और नामांकन से होता है। ठीक है, तो पहला जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा, पहला है गलत हो जाएगा, पहला है गलत हो जाएगा, पहला है गलत हो जाएगा। तो अपने आप ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा।
ऐसे गाइस जो ऑप्शन है वो इसको एलिमिनेट करना सीखिए, अपना आंसर अपने सामने आ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूंगा इसके भाई कौन सा राज्य है और उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं, इसका सही युग्म जो है सम्मिलित कौन सा नहीं है। ठीक है, इससे पहले आप बता दो गाइस कि राजस्थान में कुल विधानसभा सदस्य कितने हैं, कमेंट बताना गाइस। राजस्थान में कुल विधानसभा सदस्य कुल भाई 200। ठीक है, वहीं लोकसभा में कितने सदस्य है राजस्थान से, 25 सदस्य है। ठीक है, और राज्यसभा में कितने हैं भाई, 10। तो अपन को गलत युग्म चुनना है। मणिपुर, हाल ही में चुना हुआ मणिपुर में 60, बिल्कुल सही बात है। मेघालय, क्या मेघालय में 50 है, जी नहीं, मेघालय में कितने भाई, मेघालय में भी 60 है। ठीक है, तो गलत युग्म कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अपन को देखना भी गलत कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 142 से अनुच्छेद 237 शामिल है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जो संविधान का भाग जो 6 है उसमें अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। जो भाग 6 है वो राज्य सरकार से उसको संबोधित करता है। भाग 6 आगे 6 अध्याय में विभक्त है, बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेटमेंट है भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है, बिल्कुल गलत बात है। केंद्र शासित प्रदेश का जो संबंध है वो भाग 7 से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट तीनों सही है। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, यानी कि अपन को क्या है, मिलान करना है। तो अपन देखते हैं भाई कौन सन में कौन सा आयोग स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं वित्त आयोग की स्थापना आपको पता है गाइस 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ठीक है, विधि आयोग की स्थापना अपने हुई थी कब, 1950 में। कब हुई थी, 1950 में। सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी गाइस, 1964 में हुई थी। किसकी सिफारिश में हुई थी, के संतानम, के संतानम की सिफारिश से। ठीक है, और वापिस बचा जो कौन सा है, योजना आयोग की स्थापना की जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अपन ने आज भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपन ने क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, आपको वैल्यू मिल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।